राजनीति के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि परिस्थितियां कैसी भी हों वो निर्बाध चलती है, क्योंकि राजनीति करते करते व्यक्ति की चमड़ी बहुत मोटी हो जाती है। परिस्थितियों को देखते हुए कभी कभार वो लहजा थोड़ा संजीदा जरूर कर लेता है। बीती 28 जनवरी को बारामती की एयर स्ट्रिप पर हुए प्लेन क्रैश में अजित पवार का असमय निधन हो गया और फिर इस विषय को लेकर बातचीत शुरू हो गई कि पार्टी और सरकार के भीतर उनके स्पेस को कौन भरेगा। अंदर खाने में इसकी चर्चाएं पवार के निधन के कुछ घंटों बाद ही शुरू हो गई होंगी, मगर वो बंद कमरे तक सीमित बातें थी जो अब धीरे धीरे कमरे से बाहर या कहें तो कैमरे पर आना शुरू हो गई हैं, अखबारों में छपने लगी हैं। इसी बीच एनसीपी शरद पवार के दो बड़े नेताओं जयंत पाटिल और पार्टी के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा है कि पवार परिवार द्वारा संचालित पार्टी के दोनों धड़े मर्ज होने के लिए लगातार मीटिंग्स कर रहे थे और संभवतः फरवरी में इसका ऐलान भी होने वाला था। स्वाभाविक ही है कि अजित पवार के जाने से सब प्रभावित होगा। तो अब ये बातचीत किस करवट बैठेगी? क्या परिवार और पार्टी एक हो जाएंगे? अगर ये तय होता है तो क्या सिर्फ सत्ता का हिस्सा बनने के लिए शरद पवार महायुति में जाएंगे? विपक्ष में बैठकर सरकार की आलोचना करने वाली सुप्रिया सुले क्या पाला बदल पाएंगी? अजित पवार की असमय मृत्यु के बाद तमाम अंतर्विरोधों को दरकिनार करते हुए सभी के पास साथ आने का एक मौका है तो सही, लेकिन इस मर्जर में खुद को बलिदान कौन करेगा? या अगर ऐसा नहीं ही होता है, पार्टियां अलग रहती हैं, तो क्या होगा? क्योंकि अजित पवार वाली एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे जैसे जो वरिष्ठ नेता है सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उप मुख्यमंत्री पद के अलावा अजित पवार के पास जो दूसरे बड़े मंत्रालय थे जैसे वित्त, एक्साइज वगैरह, क्या एनसीपी इन्हें रिटेन कर सकती है? एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? इन सभी सवालों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव देख रहे हैं। सबसे पहले बात मर्जर पर। अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद ही जिस तरह से शरद पवार फैक्शन की तरफ से बयान आ रहे हैं, एनसीपी शरद पवार के नेताओं की तरफ से, वो ये चाहते हैं कि दोनों गुट अब एक साथ आ जाएं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में शरद पवार के बाद पार्टी के सबसे सीनियर नेता जयंत पाटिल और पार्टी के प्रेसिडेंट शशिकांत शिंदे का बयान छपा है कि दोनों पार्टियों के बीच मर्जर को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में थी। यानी जब अजित पवार के प्राण थे तब ये बात डिस्कस हो रही थी, ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली थी। जयंत पाटिल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हम दोनों गुट बार बार मिल रहे थे। 16 जनवरी को मेरे घर पर मिलकर चुनाव में साथ लड़ने की बात पक्की हुई थी। 17 जनवरी को शरद पवार जी के घर पर बैठक हुई थी। ये सब उन्होंने कोट दिया है। एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने एक्सप्रेस को बताया कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत इतनी आगे तक बढ़ गई थी कि कैबिनेट रिशफल के दौरान किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी उस पर भी बात हो रही थी। शिंदे ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव के बाद अजित पवार ने दोनों पार्टियों को एक करने का फैसला किया था। अब हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ 40 सालों से अजित पवार के करीबी और अजित पवार वाली एनसीपी के नेता किरण गुर्जर ने कहा कि वो दोनों गुटों को मिलाने के लिए 100% तैयार थे। अजित पवार की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि अजित पवार ने मुझे 5 दिन पहले बताया था कि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में मिलना तय है। तो पार्टी के दोनों फैक्शन से बात सामने आ रही है कि दोनों गुट अगले महीने मर्ज करने वाले थे। वहीं शशिकांत शिंदे के बयान से ये भी लग रहा है कि पार्टी इस मर्जर के बाद सरकार में रहती, मतलब शरद पवार महाविकास अघाड़ी छोड़ महायुति में चले जाते। हालांकि परिवार की तरफ से अब तक इस पर कुछ कहा नहीं गया है। अंदर खाने में बात हो रही, लेकिन सार्वजनिक रूप से परिवार का कोई भी सदस्य राजनीतिक टिप्पणी से अभी बच रहा है। मगर जयंत पाटिल के इस बयान को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। वो शरद पवार के बड़े लॉयल नेता हैं और अजित पवार के साथ हमेशा पावर टसल में एंगेज रहे। एक समय परिवार के सदस्यों से इतर जयंत पाटिल ही एनसीपी के सबसे बड़े नेता थे और उनका गुट अक्सर अजित पवार को चुनौती भी देता था। पार्टी के भीतर रहने पर अक्सर वो सफाई देते थे कि अजित पवार के साथ उनका कोई टसल नहीं। वहीं पार्टी स्प्लिट होने पर वो खुलकर अजित पवार के खिलाफ हुए। पार्टी में विभाजन के बाद अजित पवार गुट ने जयंत पाटिल को पार्टी से हटाने की कोशिश भी की थी और उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट के पद से हटाया था। स्प्लिट के बाद दोनों धड़ों ने एक दूसरे के विधायकों पर डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन भी दायर की थी। अब जब जयंत पाटिल मर्जर पर ज्यादा जोर दे रहे हैं तो इसके अपने राजनीतिक मायने भी हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आज पार्टी एक हो जाती है तो परिवार से बाहर और पार्टी के भीतर जयंत पाटिल सबसे मजबूत नेता होंगे। नॉन पवार सबसे मजबूत नेता यही होंगे। एक उनका कद
और दूसरा शरद पवार का हाथ जो उन पर है। अजित पवार के निधन के बाद ये एक तरह का मोरल प्रेशर भी है कि दादा चाहते थे कि दोनों पार्टियां मर्ज कर जाएं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। मगर दूसरे फैक्शन के यानी कि अजित पवार वाली जो एनसीपी है, उसके बड़े नेता अपने लिए चिंतित हैं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे सीनियर नेताओं ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो छप रहा है कि वो चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार को कैबिनेट में लाया जाए और वो बारामती से उपचुनाव भी लड़ें। अभी राज्यसभा की सांसद हैं वो। अजित पवार के दूसरे करीबी नेताओं ने भी ये मांग रखी है। आप जानते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों में स्वीकार्यता हमेशा परिवार के सदस्यों की पहले होती है। शिवसेना में नहीं हो पाया, लेकिन आमतौर पर तो यही ट्रेंड है। इसलिए अजित फैक्शन में या अजित पवार वाली एनसीपी में परिवार से बाहर का कोई नेता अपने लिए दावा करने अभी तो नहीं आ रहा है, जब अभी घाव हरा है। फिर आप ये भी जानते हैं कि अजित पवार बस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर नहीं गए हैं। उनके पास वित्त जैसा भारी भरकम मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग थी, स्टेट एक्साइज के अलावा स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर और माइनॉरिटी डेवलपमेंट का अतिरिक्त प्रभार भी था, औकाफ का जो मंत्रालय है। तो एक टसल यहां भी होने वाली है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से। एनसीपी के सीनियर लीडर्स इन मंत्रालयों को रिटेन करने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन इस बात की बहुत कम उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्रालय को एनसीपी रिटेन अब कर सकती है किसी भी तरह, क्योंकि ये साफ है कि देवेंद्र फडणवीस बहैसियत मुख्यमंत्री वित्त और गृह दोनों मंत्रालय अपने पास रखना चाहते थे। उनके पास ये चाहने का हक भी था, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा 132 सीटें जीती थी। बहुमत के लिए सिर्फ 13 सीटें बाकी रह गई थी। अब जीत गठबंधन में हुई थी शिवसेना के साथ और एनसीपी के साथ, लेकिन जो नंबर थे उनका इशारा यही था कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने और अपनी पसंद और सुविधा का कैबिनेट वो बनाएं अपने लिए। हिंदुस्तान के ज्यादातर सूबों में आपको देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री जो होता है या होती हैं, वित्त और गृह विभाग अपने पास रखते हैं। और महाराष्ट्र जैसे साधन संपन्न राज्य में इस बात से नेता और पार्टी संगठन दोनों की सेहत का डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन है। बावजूद इसके देवेंद्र फडणवीस को मजबूर किया गया कि वो वित्त मंत्रालय अजित पवार को दें, क्योंकि दादा ये मंत्रालय चाहते थे। तब भाजपा आला कमान ने एक मंत्रालय से ऊपर एक ज्यादा बड़े और ज्यादा मजबूत गठबंधन को तरजीह दी थी। लेकिन अब यह स्थिति तो नहीं रह गई। देवेंद्र फडणवीस के पास वित्त मंत्रालय लौट आया है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ कहा भले नहीं है, लेकिन यह स्वाभाविक ही है कि वो इसे अपने पास रखना चाहें। और बात सिर्फ किसी के चाहने की नहीं है। अगर सहानुभूति के आधार पर यह मंत्रालय एनसीपी को जाना ही है, तो वो व्यक्ति हो कौन सकता है जिसे देवेंद्र फडणवीस से लेकर यह मंत्रालय दिया जा सके। इसलिए संभवतः शरद पवार फैक्शन से जुड़े नेता मर्जर की बात लगातार उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर पार्टी के दोनों धड़े एक होते हैं, तभी वित्त जैसे बड़े मंत्रालयों की मांग को कुछ आधार मिल पाएगा। इसी तरह का विचार एक्साइज, योजना, खेल और औकाफ को लेकर भी रहेगा, अलग अलग डिग्रीज में। सरकार से बाहर संगठन के पदों पर भी नजर जाएगी। फिर अजित पवार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। प्रफुल्ल पटेल पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, जो इस पद के लिए अभी सबसे मजबूत दावेदार लगते हैं। सुनील तटकरे पार्टी में एक मजबूत चेहरा हैं, जो कि पार्टी की स्टेट यूनिट के अध्यक्ष हैं। रीजनल पार्टीज में भी ये कल्चर है, वो नेशनल अध्यक्ष भी रखते हैं एक, और एक वो सूबे का भी रखते हैं। तो ऐसे ये 2 पद उन्होंने भी बनाए हैं। मगर पार्टी कार्यकर्ताओं और दीगर लीडर्स की मांग है कि सुनेत्रा पवार अब पार्टी की कमान संभालें, क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी दे सकती हैं। एनसीपी के कुछ बड़े नेताओं की भी फिर अपनी उम्मीदें हैं, है ना, ये जो सुनेत्रा पवार के साथ अब बच गए हैं, जिसमें फिर प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे को डिस्कस करेंगे आप कि अगर पार्टी मर्ज नहीं होती है और पार्टी के भीतर इनकी इच्छाओं को दरकिनार किया जाता है, तो क्या होगा। क्या वो 41 विधायकों वाली एनसीपी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। धनंजय मुंडे को एनसीपी में भाजपा का आदमी कहा जाता है, वो उसी पार्टी से आए भी हैं और गोपीनाथ मुंडे के वो भतीजे भी हैं। सबसे जरूरी ये कि वो देवेंद्र फडणवीस के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। इसी तरह छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल भी हैं, जिनके भाजपा से अच्छे संबंध हैं। तो इन्हीं कारणों के चलते इन नेताओं के भीतर उस विलिंगनेस को खोजा जा रहा है। लेकिन भाजपा के पास इस समय 132 विधायक हैं और बहुमत के लिए उन्हें सिर्फ 13 चाहिए। अब इतना जरूर है कि एनसीपी को अभी तोड़ना 2 वजहों से बहुत मुश्किल होगा, किसी के लिए भी, जो एनसीपी में है उनके लिए और जो एनसीपी से बाहर है उनके लिए भी। 2 बड़े कारण। पहला है दल बदल कानून। 41 विधायकों में से टूट के लिए कम से कम 2/3 यानी 28 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। क्या एक साथ इतने विधायक अपने दिवंगत नेता की पत्नी और चाचा दोनों को पीठ दिखा पाएंगे?
जब तक पार्टी समर्थकों और खासकर काडर में अजीत के असमय देहांत का घाव हरा है, तब तक तो बहुत मुश्किल होगा ये। फिर भाजपा भी ये नहीं चाहेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार को ऐसे काइनेटिक एक्शन की अभी कोई जरूरत ही नहीं है। अव्वल तो कोई सरकार छोड़ेगा नहीं उनकी, और अगर ऐसा हुआ भी तो भाजपा ने पूर्व में विधायकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपक्रम किए हैं। साम दाम दंड भेद वो कर लेते हैं, तो वो चक्र दोबारा शुरू करने का ऑप्शन उनके पास में है, लेकिन अभी इसकी जरूरत ही नहीं है। अभी संतप्त परिवार और काडर को छेड़ने से भाजपा को लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उससे अधीर माना जाएगा, असंवेदनशील माना जाएगा। वहां पंचायत चुनाव होने जिला पंचायत के, तो भाजपा इस रास्ते पर अभी जाती दिखती तो नहीं है। लेकिन हम पूरी ईमानदारी से आपसे कहते हैं, ये हमारा कयास है, अध्ययन के आधार पर लगाया हुआ। भाजपा में एग्जैक्टली क्या होना है ये हमें नहीं पता, किसी विशेषज्ञ को नहीं पता। जिन्हें पता है उन्हीं को पता है, और जब तक वो कुछ कर नहीं देते हैं या बोल नहीं देते हैं, सब कुछ संभव है, सब कुछ असंभव है। लेकिन एनसीपी और एनसीपी शरद पवार, ये जो दो पार्टियां हैं, ये आराम से नहीं बैठ सकते। इनके पास वेट एंड वॉच का समय नहीं है। उन्हें संगठन और सत्ता दोनों को लेकर जल्दी कोई फैसला लेना है, तो दोनों अपने अपने पत्ते चल रहे हैं। शरद पवार और अजित पवार दोनों के पुराने लॉयलिस्ट मर्जर की बात इसीलिए करने लगे हैं। खबर यह भी आई है कि सुनेत्रा पवार से शरद पवार और जयंत पाटिल ने मुलाकात की है। ये भी हो सकता है अभी दुख का मौका है, वो सांत्वना देने गए हों, लेकिन लोग रीड करते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति फिलहाल एक चौराहे पर खड़ी आपको दिख रही है, जहां से चार नहीं कई सारे रास्ते खुल रहे हैं। अगर मर्जर हुआ तो क्या शरद पवार सुनेत्रा को ही प्रोजेक्ट करेंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में खबर ये भी चल रही है कि मर्जर लगभग कंफर्म है और जल्दी अनाउंस किया जाएगा, जिसमें प्रफुल्ल पटेल फैमिली से बाहर एक मुख्य किरदार हो जाएंगे। मगर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि क्या अगर मर्ज होता है तो शरद पवार महाविकास अघाड़ी छोड़ते हैं और सरकार में शामिल होते हैं महायुति की। अभी तो उद्धव ठाकरे से और कांग्रेस के नेताओं से दोस्ती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे? शरद पवार उन प्रमुख चेहरों में शामिल हैं जिन्होंने भाजपा के खिलाफ देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में अपनी एक्सपर्टीज दिखाई है, भूमिका निभाई है। फिर सुप्रिया सुले हैं, संसद के भीतर और बाहर भाजपा की मुखर विरोधी हैं। क्या वो उन्हीं के साथ सरकार में बैठना पसंद करेंगी? इसलिए जब तक वो दोनों खुद इस पर आधिकारिक रूप से कुछ कह नहीं देते हैं, तब तक सब कुछ कयासों की श्रेणी में अगर शामिल हो भी जाएं तो क्या ही आश्चर्य। राजनीति विकल्पों का खेल है और यहाँ दरवाजे कभी पूरी तरह न खुलते हैं न बंद होते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इसके लिए आलेख ऋषिकेश के साथ मिलकर के लिखा गया था। आप देखते रहिए खबरगांव।